माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो देखो, हमें पिछली कक्षा में जो आपके कॉम्बिनेशन करने का रासायनिक संयुग्म के नियम थे वो पढ़ रहे थे। इसमें हमने 2 नियम पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद में आगे जो हमारा तीसरा नियम होगा, शायद मैंने टेस्ट का पेपर भी पता नहीं वो कैसे रुक गया था, मैंने बाद में चेक किया उसको, तो फिर वापस से उसको रिन्यू किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या चल रहा था, हमारा टॉपिक है जेड केमिस्ट्री। इस जेड केमिस्ट्री में पहला नियम था हमारा, याद होना चाहिए साथ साथ, ठीक है। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, ठीक है। दूसरा नियम था इसमें आपका, दूसरा नियम निश्चित अनुपात का नियम था, ठीक है। और जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम आज हम पढ़ेंगे वो कौन सा आपका तीसरा नियम? तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। कौन सा नियम है? गुणित अनुपात का नियम। तो पहले देखो, हम उदाहरण के अनुसार इसको समझते हैं। एक उदाहरण ले यहाँ पे गुणित अनुपात का नियम में, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन है। क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है। इस कार्बन और ऑक्सीजन में यानी कि सर आपका ये अलग तत्व है और ये भी आपका अलग तत्व है, यानी 2 अलग अलग तत्व हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि सर हम एक यहाँ पे जैसे ये लिखा मैंने और यहाँ पर ही मानिए सर ये भी आपके 2 अलग अलग तत्व हैं। जो गुणित अनुपात का नियम है उसको ध्यान से देखना है कि सर यहाँ पे 2 अलग अलग तत्व हैं। अब इन 2 अलग अलग तत्व से मैं क्या क्या बना सकता हूँ? देखो यहाँ पर एक तो बन जाएगा, इसमें क्या बनेगा रे? देखो आपको भी पता है कि जब पढ़ाते हैं साइड चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें एक तो बन जाएगा, इसमें आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी। एक बन जाएगा सर यहाँ पे, इसमें क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। हमने 2 बना लिया। क्या बना लिया? 2 बना लिया सर, कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। अगर नाम लिखिए तो यहाँ पे रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा रे? कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पे रहेगी इसमें आपकी कार्बन डाई और ये आपकी ऑक्साइड, ठीक है। अब देखना यहाँ पे सर, यदि इस कार्बन का यदि हम बाहर निकालते कितना 12, और यहाँ पे इसका कितना है सर? इसका यहाँ पे 16 है। कितना है? परंतु सर यहाँ पे इस वाले कार्बन का देखिए तो 12 है, परंतु यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 का सर यहाँ पे 32। कितना है? 2 का 32 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब 2 तत्व हैं और 2 तत्वों में से एक तत्व का भार तो स्थायी है, एक तत्व का भार तो क्या है? स्थायी है, परंतु दूसरे तत्व का यहाँ पे 16 ग्राम है, यहाँ पे 32 ग्राम है। एक तत्व का तो निश्चित भार है और दूसरे का यहाँ पे अलग अलग भार है। जब दूसरे का अलग अलग भार बनता है तो आपके 2 अलग अलग यौगिक बनते हैं 2 ही तत्वों से। तत्व 2 ही है, एक तत्व का भार निश्चित है, जबकि दूसरे तत्व का भार अलग अलग होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है? भार तो वही है, परंतु सर यहाँ पे इसके कितने परमाणु हैं? इसके यहाँ पे 2 परमाणु जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका अलग अलग भार जुड़ने से 2 अलग अलग आपके क्या बनते हैं? इसमें यौगिक बनते हैं। तो अब हम इससे नियम बना सकते हैं। भाई हमने उदाहरण से नियम की ओर पढ़ा, तो नियम क्या बनेगा? गुणित अनुपात का नियम किस प्रकार बनाएंगे कि जब 2 तत्व हैं, 2 तत्वों में से एक तत्व, 2 तत्वों में से एक तत्व का निश्चित भार तथा दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न भार, भिन्न भिन्न भार जुड़ने से भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण होता है। और यहाँ पे जो इसका भिन्न भिन्न भार होगा वो किस अनुपात में होगा? यहाँ पे एक सरल अनुपात में। क्या होगा? सरल अनुपात में होगा। तो इसका मतलब देखना यहाँ पे सर, यहाँ पे कितना है? 16 अनुपात कितना है? 32। तो काट लो, कितना आएगा? 1 अनुपात कितना आएगा? इसमें 2 आएगा। हमें अनुपात किसका चेक करना है? अनुपात हमें जो इसमें परिवर्तनशील तत्व हैं, परिवर्तनशील तत्व वाले का अनुपात चेक करना है। कैसा अनुपात होना चाहिए? इसमें सरल अनुपात होगा, तो वहां पे कौन सा नियम लगेगा? इसमें गुणित अनुपात का नियम लगेगा। फिर वापस रिपीट कर रहा हूं
कि जब दो अलग अलग तत्वें में से एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न भार से संयोग करने के बाद में अलग अलग यौगिकों का निर्माण करता है, और यहाँ पे यहाँ पे परिवर्तनशील तत्वें का अनुपात कैसा होगा, इसमें सरल अनुपात होगा। इसे ही हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। या इसके गुणांक भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 1:2:3:4 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को इसमें। अब सर ये नियम कहाँ पे काम में आएगा? ये नियम यही है कि यहाँ पर दो अलग अलग तत्वों से भिन्न भिन्न पदार्थ बनाने के काम में यह आपका गुणित अनुपात का नियम आता है। और इसका वैज्ञानिक कौन था इसमें? डाल्टन। कौन था इसमें? इसका वैज्ञानिक किसने प्रतिपादित किया था? जो आपका डाल्टन वैज्ञानिक था, इसने इस नियम को प्रतिपादित किया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को परिभाषा में। देखो पहले वाला नियम था सर, वो तो क्या है कि आपकी कोई भी रिएक्शन है उसको बैलेंस करने में काम आता है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि कोई रिएक्शन बैलेंस हो रही है, नहीं हो रही है, पूर्ण हो चुकी है, नहीं हो चुकी। दूसरे वाला नियम क्या होता है कि निश्चितता का बोध कराता है। निश्चितता का मतलब क्या होता है कि एक ही पदार्थ के बारे में, दो तत्वों के द्वारा एक ही पदार्थ बनेगा उसके बारे में बता रहा है। जबकि तीसरा नियम क्या बता रहा है? यहाँ पे तीसरा नियम बता रहा है कि दो तत्वों के द्वारा भिन्न भिन्न पदार्थ बनते हैं, भिन्न भिन्न यौगिक बनते हैं, उनके बारे में बताता है। और उनका अनुपात कैसा होगा? इसमें सरल अनुपात होगा। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जैसे यहाँ पे एक ले लेते हैं हम नाइट्रोजन का लेवल से, मान लो आप, तो जैसे आपका ये है नाइट्रोजन। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ा इसको ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। दिक्कत तो आपको नहीं आ रही है, कोरोना काल चल रहा है, बढ़िया। घर पे आप पढ़े लिखे हैं और आप थोड़ी बहुत समझदारी दिखाओ। अपनी जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या आपके आसपास जो भी कोई व्यक्ति हो, समझाओ कि आसपास से क्या समझाओगे, आप अपने परिवार को कंट्रोल रखेंगे तो ऑटोमेटिक लॉकडाउन रहेगा। इन बीमारियों का आप हल्के में मत लेना, क्योंकि कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि वो चला गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ये जब अपने परिवार पे घटेगी तो आपको मालूम चलेगा। ठीक है, क्योंकि अब एक बीमारी से दो बीमारी और बता रहे हैं। ठीक है, एक जैसे आपको वो ब्लैक वायरस वाली बीमारी और आ रही है। ठीक है, तो आपको सावधान रहना है, जितना हो सके यहाँ पे घर पे रहना। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पे ये कहलाएगा N2O। यहाँ पे तो सर किसका देखेंगे? N का देखेंगे। अब इसमें नियम क्या था कि सर जो एक तत्व उसका भार हमेशा फिक्स होना चाहिए। एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व की भिन्न भिन्न भार से संयोग होने के बाद में अलग अलग तत्वों का अलग अलग यौगिकों का निर्माण करता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन, और यहाँ पे सर इसका नाम लिखिए तो क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा बहुत इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा N2O नाइट्रस। क्या हो जाएगा इसमें? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए N2O2, यहाँ पे रहेगा डाई नाइट्रोजन। क्या होगा? डाई नाइट्रोजन, और यहाँ पे रहेगा डाई ऑक्साइड। ठीक है, और अगर उदाहरण की बात करें और इसे बना सकते हैं, और मान लो कि जैसे हमने बना लिया N2O3। अब हमें सर इस नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं करना है। यदि आप नाइट्रोजन में परिवर्तन करते हैं तो नियम कहाँ पे लगेगा इसमें? ये तो बोल रहा है कि एक तत्व का तो हमेशा निश्चित होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या बनेगा? अरे सॉरी, मैं आवाज़ चेक कर लें तो भूल गया था मैं। आवाज़ क्लियर? ठीक है, तो इसमें देखना क्या बनेगा? डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। क्या बन जाएगा इसे बोलो? डाई नाइट्रोजन, और ये हो जाएगा इसमें ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे आगे की बात करता हूँ, ऐसे मान लो यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत आगे और लिख लेंगे, थोड़ा हमारे पास बोर्ड अवेलेबल है तो हम फिर घबरा क्यों रहे हैं। ऐसे मान लो कि यहाँ पे N लिखेंगे और यहाँ पर आपका इसमें ऑक्सीजन। इसी प्रकार देखो, अब सर हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आएगा N2 और आपका O4। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डाई नाइट्रोजन। क्या होगा? डाई नाइट्रोजन, और उसके बाद में क्या हो जाएगा इसमें? टेट्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? टेट्रा ऑक्साइड।
ऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद में और मान लो कि आप और जैसे ऐसे मान लो कि N2O5 मान लो, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, क्या होगा, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। अब देखना है कि सर यहाँ पे नाइट्रोजन का जो भार कितना है, तो हम जानते हैं कि एक नाइट्रोजन का भार कितना होता है सर, एटम नंबर तो कितना होता है नाइट्रोजन का सर 7 होता है परमाणु क्रमांक, और नपी का योग कितना होगा सर, यहाँ पे नपी का योग कितना होगा 14 होगा। तो सर एक नाइट्रोजन का 14 है तो 2 का कितना होगा सर 28, तो यहाँ पे कितना आएगा 28, यहाँ पर भी 2 तो यहाँ पे 28, यहाँ पर भी आपका 28 आएगा, और यहाँ पर भी 28, और यहाँ पर भी आपका कितना आएगा 28 आएगा। इसका मतलब ये तो फिक्स है कि सर जो नाइट्रोजन का N2 का जो भार होगा यहाँ पे कितना होगा सर बताओ, इसमें 28 होगा। परंतु हमें इस ऑक्सीजन का देखना है कि कितना है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब ऑक्सीजन का एटम नंबर कितना होता है सर 8 होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है। उसके बाद में सर इसका जो परमाणु भार कितना होगा 16 होगा। जब एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 2 का कितना होगा सर, 2 का 32 होगा। तो यहाँ पे कितनी, इसमें एक ही तो यहाँ पे तो 1 होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा इसमें बताओ, अगर 1 का तो सर इसमें कितना आएगा 16 आएगा, अगर 2 है तो कितना आएगा सर 32 आएगा, 32 आएगा, अगर 3 है तो कितना आएगा इसमें 48 आएगा, और यहाँ पे 4 है तो कितना आएगा 64 आएगा, और उसके बाद में यहाँ पे कितना आएगा 80 आएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत यहाँ तो किसी को इसमें, ये ऑक्सीजन का भार होगा वो भी अलग अलग परिवर्तनशील है। फिर देखो इससे परिभाषा बनाई यहाँ पे किस प्रकार कि एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से संयोग करता है और एक सरल अनुपात में प्राप्त होता है। तो सर हम इसका अनुपात निकालने की, इसका अनुपात निकालना भी, तो इसका अनुपात निकालो यहाँ पे, तो इसका अनुपात निकालें तो कितना आ रहे 16 अनुपात 32 अनुपात, उसके बाद में 48 अनुपात 68, उसके बाद में कितना है 80। अब सरल अनुपात का मतलब जैसे अभाज्य प्राप्त होना चाहिए, कैसे अभाज्य, तो देखो यहाँ पे पूरे जो अनुपात अभाज्य, तो यहाँ पे कितना होगा 1 अनुपात 2 अनुपात, और यहाँ पे 3 अनुपात और 4 अनुपात, और आपका ये 5 अनुपात। और कोई दिक्कत यहाँ किसी को इसमें कोई समस्या, ठीक है। कैसा अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात और ये 5 अनुपात, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। तो यहाँ पर हमने 2 उदाहरणों के द्वारा हम इस नियम को समझे। इसी प्रकार और मान लो जिससे हम और उदाहरण की बात करें, देखो इस नियम की पहचान क्या होगी सर, तत्व 2 होंगे यौगिक अलग अलग होंगे। इस नियम की पहचान क्या होगी, तत्व 2 होंगे और यौगिक अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे देखिए और क्या बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए SO2 है और आपका SO3 है। सर तत्व 2 हैं यौगिक अलग है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। इसी प्रकार तत्व 2 होंगे और इसमें यौगिक कितने होंगे, सॉरी तत्व 2 और यौगिक आपके अलग अलग हो सकते हैं। तो इसी प्रकार बना सकता हूँ H2O और यहाँ पे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और यहाँ पे आपका जल कहलाएगा। इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ यहाँ पे स्टेनस क्लोराइड और आपकी स्टेनिक क्लोराइड, यहाँ पे कहलाएगा ये Cl3, यहाँ पे Cl4। अरे कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को इसमें, ठीक है। SnCl2 SnCl4, यहाँ पे H2O H2O2, यहाँ पे SO2, उसके बाद में कितना आएगा SO3। तो देखो यहाँ पे पहचान क्या होगी, क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसमें गुणित अनुपात का नियम लग रहा है, तो उसमें पहचान देखनी पड़ेगी। यहाँ पे कि आपसे जरूरी नहीं कि इसमें डायरेक्ट थ्योरी पूछे आपसे, 4 उदाहरण देगा किसमें गुणित अनुपात का नियम लग रहा है इसमें। तो पहली बात तो सर 2 विशेषता याद रखना कि सर ने बताई थी कि यहाँ पे तत्व कितने होंगे 2 होंगे, यौगिक अलग अलग हो सकते हैं, यानी जो अलग अलग यौगिक होंगे उनमें सभी तत्व क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो वहाँ वो कहलाएगा इसमें गुणित अनुपात का नियम कहलाएगा। एक छोटी सी जो पिछली वीडियो बनाया था उसमें एक आपका सूत्र था K2 और इसमें आएगा Cr2, यानी क्रोमेट की बात करते हैं Ag2CrO4 था वहाँ पे, तो वहाँ पे शायद 3 हो गया था, इस बात का ध्यान रखना, वहाँ पे O4 था। पिछली वाली कुछ वीडियो था उसमें जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, ठीक है। एक नौजवान को यहाँ पे आया था कि सर वहाँ पे आपने क्या करवा दिया, 3 करवा दिया, तो वो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यदि आप इधर भी कितना करते हैं 3, तो इधर भी आपको 3 करना पड़ेगा, परंतु यहाँ पे नियमों से कितने 4 होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है।
उनको उदाहरणों को देख लेना, 1 2 3 और 4, उसमें हम 5 उदाहरण आपको बता दिए। अब देखते हैं आगे कि सर ये नियम कहाँ पे नहीं लगेगा। तो देखो यहाँ पे ये रहा, इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखना एक बार कि सर हमारी परिभाषा क्या थी, पहचान का नियम क्या था कि सर तत्व क्या होंगे, 2 होंगे और यौगिक क्या होंगे, अलग अलग होंगे। परंतु एक बात और ध्यान रखना, उसमें एक तत्व हमेशा फिक्स होगा। ऐसे बताओ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा CH4 लिखा, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा मैंने C और यहाँ पे 2H6 लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने C3H8। चलो सर आपने भी कहा कि तत्व 2 होंगे, भिन्न भिन्न यौगिक होंगे, नियम बिल्कुल लग रहा है, नियम बिल्कुल लग रहा है, परंतु एक बात नहीं लग रही। कौन सी? कि सर यहाँ पे एक तत्व का निश्चित भार होगा, सर यहाँ पे इसका निश्चित भार, कौन से को आप निश्चित मानेंगे बताओ? सर यहाँ पे कार्बन का 12 है, यहाँ पर आपका 24 है, और यहाँ पे कितना आपका 36 है, तो आप किसको निश्चित मानेंगे? तो कहने का मतलब जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उस पर नियम लागू नहीं होता है, उसको हम लगाने के लिए एक को स्थायी मानना पड़ेगा। यदि मान लीजिए आप किसी कार्बनिक यौगिक पे ये नियम लागू कर रहे हैं तो इसमें एक जो तत्व है उसके भार को आपको स्थायी मानना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे लिखा H2 और यहाँ पे लिखा मैंने O16, इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन का भार कितना है, 16 है, और यहाँ पे H2 यहाँ पे कितना 32 लिखा, सॉरी 32 नहीं, इसमें आएगा 18, कितना आएगा इसमें 18 आएगा। तो यहाँ पर भी देखिए, चलो कोई बात नहीं है, सर आपने क्या किया, इसको अगर आप स्थायी मानते हैं, इसको आप क्या करते हैं स्थायी मानते हैं, तो यहाँ पर सर इसका 16 है, इसका कितना है यहाँ पर 18 है, परंतु सर एक समस्या है कि यहाँ पे अनुपात कैसा नहीं है, सरल अनुपात नहीं है। कैसा रहेगा इसमें? सरल अनुपात नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इन दोनों भी आपका नियम लागू नहीं होगा और यहाँ पर भी आपका नियम लागू नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। कहने का मतलब जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, आधुनिक खोजों से मालूम चला कि कार्बनिक यौगिकों में ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कौन से तत्वों का आप स्थायी मानेंगे। चलो यहाँ पर आपने स्थायी मान लिया, परंतु अनुपात आपको सरल अनुपात में नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। अब एक और हम लगभग जैसे उदाहरण के आधार पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक उदाहरण लेते हैं, इसे मान लो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोकार्बन था, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कार्बनिक यौगिक में नियम लागू नहीं होता है, परंतु अब हम नियम लगाएंगे कैसे। देखो यहाँ पे जैसे ऐसे मान लो हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन का मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। तो एक प्रयोग था, लगभग उसको 4 बार दोहराया गया। तो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे किसकी मात्रा है, हाइड्रोजन की मात्रा। तो पहले प्रयोग में क्या हुआ कि कार्बन की मात्रा कितनी ली गई, यहाँ पे 75%, और यहाँ पे कितनी, जब हमें पता है कि परसेंट हमें 100 पे होता है, तो जब ये 75 तो कितनी होगी सर, 25% कितनी होगी, 25% होगी। उसके बाद में ये मान लीजिए पहले को हमने कर लिया, दूसरे में हमने क्या किया कि अगर मान लो ये 75 था, इसको मान लिया मैंने 80, कितना मान लिया 80, और इसको मान लिया यहाँ पे कितना आएगा, अगर ये 85 आ रहा है, इसको मान लो 80 मान लो, तो इसका कितना आएगा 20, कितना आएगा 20% आएगा। इसी प्रकार ऐसे मान लो कि आप मानते हो कि तीसरा जो आपने यहाँ पे तीसरी की अगर बात करते हैं तो तीसरे में आएगा आपके 85 अपॉन कितना आएगा 7 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा इसमें 40 अपॉन कितना आएगा इसमें 3, और यहाँ पे जो चौथा लिया इसमें कितना आएगा, इसमें आपको 93 पॉइंट कितना आएगा, इसमें 93 पॉइंट मान लो आप, इसमें 3 मान लो, ठीक है। तो इसका कितना आएगा 90 की बात करते हैं तो इसमें आएगा 7, और इसमें कितना आएगा 7 आएगा। अब देखना है ध्यान से कि सर कार्बनिक यौगिक तो था, क्या था कार्बनिक, टाइम चेक कर लेता हूँ एक बार कितनी लंबी होगी क्लास। अभी तो 20 मिनट की, ठीक है, लंबी बनेगी क्लास, लगभग 1.5 घंटे के आसपास बनेगी क्लास, 1.5 घंटे, क्योंकि 2 दिन में थोड़ी बहुत क्लास रह गई थी, तो 1.5 घंटे की, क्योंकि हमारा टारगेट है टाइम पे कोर्स करवाने का, ठीक है। मेन कोर्स का मतलब टाइम पर आपका जो भी है लेके चलने का। तो यहाँ पे देखिए हम
ये 75, ये 25 से 80, यहाँ पे 20% और कितना 85 7% और यहाँ पे कितना आपका 3। अब यहाँ पे क्या करना है कि सर जो नियम क्या बोल रहा है कि जो एक तत्व था उस एक तत्व के भार को हमें स्थायी करना है। सर यहाँ पे 75, यहाँ पे 20, यहाँ पे 85 और यहाँ पे 93, तो फिर तो नियम नहीं लगेगा इसमें। तो पहले हमें एक के भार को फिक्स करना पड़ेगा। चलो देखो कैसे, यहाँ पे मान लीजिए हमें पता है कि जब 75 कार्बन के साथ क्या होता है, 75 कार्बन के साथ क्या होती है, 75 कार्बन के साथ कितनी 25, ऐसे मान लो कि 75 ग्राम था और यहाँ पे 25 ग्राम यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन संयोग करती है, कितनी 25 ग्राम संयोग करती है। ठीक है, पहली स्थिति हम लिखें यहाँ पे, ये तो कितना आ गया इसमें 25 आ गया। अब ऐसे बताओ कि यदि मैं ये जो कार्बनिक यौगिक है इनमें से कार्बन को स्थायी करता हूं तो अनुपात किसका आएगा, इसका आएगा अनुपात, क्योंकि सर आप इसको तो स्थायी करें भाई, कार्बन को हम कैसे स्थायी कर देंगे, तो हमें अनुपात इसका आएगा। अब देखो दूसरे की बात करते हैं। अगर दूसरे की मैं बात करूं यहाँ पे कि जब 80 ग्राम कितना है, जब 80 ग्राम यहाँ पे कार्बन होता है, कितना 80 ग्राम जब कार्बन होता है तो सर हमें क्या होती है 20 ग्राम हाइड्रोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ऐसे बताओ कि जब यहाँ पे कितना हो 1 ग्राम, जब 1 ग्राम कार्बन होगा, मैथ का एक एक नियम चला है अगर आपको याद है तो, ठीक है, जब कितना होगा 1 ग्राम कार्बन होगा तो यहाँ पे कितना होगा रे, इसमें रहेगा सर 20 बटा कितने आपके 80, कितने आएंगे 20 बटा 80। अब मैं कहूँ कि यदि, क्योंकि सर हमें क्या करना है सभी को 75 मानना है, तो मैं कहूँगा कि सर यहाँ पे यदि 75 यदि कार्बन हो तो यहाँ पे कितना आएगा रे 20 बटा यहाँ पे 80 इंटू कितना आएगा इसमें 75 आएगा। अब इसको हल कर लेते कितना आता है, तो हल करने पे देखते हैं सर कितनी बार कटेगा, इससे कट जाएगा लगभग यहाँ पे 4 बार कटेगा। ठीक है, तो 4 बार कटेगा, 75 में 4 का भाग दो कितनी बार जाएगा सर, 4 का भाग देने पे कितनी बार जाएगा सर आपका 1 बार जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में सर यहाँ पे कितने बच रहे हैं 3 बच रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा 4 अट्ठे आपके 32। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में 32 है तो फिर कितने बचे 3, तो यहाँ पे आएगा 7 और फिर कितना आपका लगभग इसके आसपास आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब दूसरे प्रयोग के अंदर यदि हम 75 अगर कार्बन लेते हैं तो कितनी यहाँ पे हाइड्रोजन होगी 18 पॉइंट आपकी 75 होगी इस प्रयोग के अनुसार, क्योंकि सर हमें क्या मान रहे हैं सभी में क्या हम कार्बन को कितना 75 मानना पड़ेगा और नियम बोल रहा है कि ये कुछ तय करना पड़ेगा। अब दूसरे में देखिए, तीसरे में देखिए, तीसरा क्या बोल रहा है कि सर यदि 85.7 यानी 85 पॉइंट आपका 7 किसके 14.3 के साथ में लिखूंगा यहाँ पे 85 पॉइंट कितना आपका 7 ग्राम कार्बन के साथ कितनी होगी रे, कितनी होगी बताओ इसमें 14 पॉइंट कितनी होगी इसमें 3 ग्राम, कितनी होगी 14 पॉइंट कितनी होगी 3 ग्राम इसमें हाइड्रोजन आप इसके साथ जुड़ेगी, इसे मान लो। अब दूसरी बात देखो यहाँ पे कि जब 1 ग्राम हो तो 1 ग्राम के लिए क्या करते हैं, 1 ग्राम कार्बन के लिए कितना आएगा एक एक नियम के अनुसार 14 पॉइंट यहाँ पे 3, उसके बाद में 85 यहाँ पे 7 और यहाँ पे जब सर कितनी 75 माने तो यहाँ पे आएगा 75 ग्राम कार्बन हो तो कितना आएगा रे 14.3, उसके बाद में 85 और यहाँ पे कितना आएगा 7 और यहाँ पे आपका 75 आएगा। ठीक है, तो सब इसको हल करते हैं, तो इसको हल करने पे देखो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, और यदि पॉइंट से पॉइंट काटते हैं तो आप ऐसे इसको काटेंगे 2 3, तो इसको देखो यहाँ पे 2 3 इसका आ रहा है इसका 14, अगर इसको नियम 25 18 तो यहाँ पे आएगा इसका 12 के आसपास, क्या आएगा इसमें 12 के, देखो इसमें 25 18 और यहाँ पे इसके 12 पॉइंट लगभग इस साइड इसमें आएगा 25 26 7 मान लो, तो 12.50 के कुछ इसे आसपास आएगा, ऐसे मान लो कि 12 के आसपास आ रहा है। हम नियम निकाल लेंगे सर देखो यहाँ पे 25 आ रहा है, यहाँ पे 18 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है इसमें 12 आ रहा है, यानी पॉइंट के बाद में और भी कुछ अंक। इसी प्रकार सर हम तीसरे की बात करते हैं, तीसरे प्रयोग को देखो यहाँ पर तीसरा कौन सा है कि जब 93 पॉइंट कितना आ रहा है 93
3, ठीक है। इसके साथ कितनी हो रही है बताओ इसमें, इसके साथ सर आपकी 7 पॉइंट कितनी 7 ग्राम यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रही है। तो वही आपको एक एक नियम लगाना है। एक एक नियम में क्या होगा सर, यहाँ पे 1 ग्राम के साथ कितनी होगी 7.7, उसके बाद में कितना होगा 9 और आपका 3 आएगा। और सर यहाँ पे वो फिर आगे बढ़ा सकते हैं, कितना आएगा 75। अरे भाई 75 कार्बन के साथ जुड़ेंगे लास्ट में। तो देखो इसको हल करने पे नियमानुसार बनेगा 7, 3 और उसके बाद में लगभग इसका 6 के आसपास आएगा, इसका 6 के आसपास। अरे कुछ समझ में आ रहा है इसमें? इसका मतलब क्या है कि हमें सर इस प्रयोग में सभी में कार्बन कितना मानना पड़ेगा 75। कितना मानना पड़ेगा 75 मानना पड़ेगा, ठीक है। हमने देखो यहाँ पर भी 75, तो हमने 75 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी सर आपका 75। एक कौन सा रह गया ऊपर साइड क्या होगा, ये इसमें तो खैर 75 पहले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर पहले वाले में 25 आ रही है, दूसरे वाले में 18 पॉइंट कितनी 7.75 आ रही है, और तीसरे वाले में कितनी 12 के आसपास, और चौथे में किसकी 6 के आसपास आ रही है। अरे कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को इसमें? तो हमने क्या किया कि सर यहाँ पे 25 और यहाँ पे कितना आ रहा है 18 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6। यदि देखो यहाँ पे इसमें पॉइंट के अनुसार मानते हैं तो यदि, क्योंकि सभी में देखो यहाँ पे इसमें भी सर 19 होने की संभावना है, इसमें भी सर यहाँ पे कितनी 13 होने की संभावना होगी, इसमें भी 7 होने की संभावना। तो इसी प्रकार क्या करते हो, इसमें भी एक कम करते तो कितना आएगा सर यहाँ पे, इसमें 24 मान लो, उसके बाद में कितना आएगा 18 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितने 6। अब देखना अनुपात कितना आएगा इसमें 1, 2, 3 और कितना आएगा इसमें 4, यानी कितना आ रहा है इसमें 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात। कैसा अनुपात है सर ये, सरल अनुपात। कैसा है, सरल अनुपात हमें प्राप्त हो रहा है। नियम समझ में आया? फिर देखिए वापस रिपीट कर रहा हूं कि जो गुणित अनुपात का नियम कहता है किसी एक तत्व के भार को हमें स्थिर करना पड़ेगा। सर यहाँ पे तो सभी का अलग अलग है, तो हमने क्या किया, इसके आधार पे देखा कि जब 80 ग्राम तो 20 ग्राम जुड़ती है, तो हमने क्या मान लिया कि जब 80 ग्राम जुड़ेगी तो यहाँ पे कितनी जुड़ेगी, इसमें हमने 75 के साथ कितनी जुड़ेगी, जो भी यहाँ पे 18 आ रही है, यहाँ पे कितनी आ रही है 12 आ रही है, यहाँ पे कितनी आ रही है 6 आ रही है। उसके बाद में क्या किया, हमने इनका अनुपात चेक किया। क्या, इसका जब अनुपात चेक किया तो कितना आया, अनुपात आ रहा है इसमें 4, 3 और इसमें तो आपका 2, 1 आ रहा है। इसका मतलब है ये जो प्रयोग था ये गुणित अनुपात के नियम का पालन कर रहा है। क्या कर रहा है, गुणित अनुपात के नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें? तो आपका गुणित अनुपात का नियम था। इसमें कौन कौन सी बात याद रखनी है, पहली बात तो वैज्ञानिक कौन सा, इसमें डाल्टन था। उसके बाद में इसमें 2 तत्व होंगे और 2 तत्व से क्या बनते हैं, अलग अलग यौगिक बनते हैं, जिसमें एक का क्या होता है स्थायी होता है, दूसरे का इसमें परिवर्तनशील होता है, और अनुपात कैसा होना चाहिए आपका स्थायी होना चाहिए। इसको छाप लो प्रति से, जो भी छापना चाहते हैं। क्वेश्चन तो आपको टेस्ट पेपर में दिया जाएगा जो भी है। ठीक है, छाप लिया होगा सभी ने। अब आपके 2 नियम और बच रहे हैं। कौन कौन से 2 नियम और बच रहे हैं, उनको भी आज ही कर लेते हैं पूरा, ठीक है, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है आपकी। तो अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कहने को ज़्यादा पढ़ लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पढ़ने का मजा ही मेरे को तो इससे में आता है, ठीक है, तो आपको भी इससे में आना चाहिए। चौथा नियम था हमारा, अगर हम 4th नियम की बात करते हैं, 4th नियम कहलाएगा इसमें तुल्य अनुपात का नियम। क्या आएगा इसमें, तुल्य अनुपात का नियम। इस तुल्य अनुपात के नियम को हम कह सकते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी कह सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, परिवर्तन होकर भी आ सकता है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम है और तुल्य अनुपात का नियम भी है। और इस नियम में देखो गुणित अनुपात का नियम भी लागू होता है। इस नियम में गुणित अनुपात का नियम भी लागू होता है। तो इसके बारे में, ये इसका प्रतिपादक की बात करते हैं, कौन था, रिएक्टर।
कौन था? रिएक्टर था। देखो हम यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटी है यानी करने का जो बोर्ड लेवल है उसके अनुसार कि इसमें रिएक्टर होगा, परंतु इसकी जो विस्तृत जानकारी किसने बताई थी? बर्जीलियस ने बताई थी। तो कौन रहेगा इसमें वास्तविक प्रतिवादी? इसका रिएक्टर रहेगा और बर्जीलियस ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी बताई थी। अब आते हैं इस नियम पे। ये नियम क्या है? इस नियम में क्या होगा सर? यहाँ पे देखिए इसमें दो तत्व क्या होंगे इसमें। एक उदाहरण की तरह हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे मान लो कार्बन और यहाँ पे मान लो सल्फर और यहाँ पर आपका ये ऑक्सीजन, ठीक है। या ऐसे मान लो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे ए बी और क्या दिया मैंने आपको? सी दिया। अब क्या है कि सर यहाँ पे ए व बी के गुण तो आपस में मिलते हैं। जैसे मान लीजिए ए व बी आपस में अच्छे दोस्त हैं। क्या है? ए व बी आपस में अच्छे दोस्त हैं, दोनों के गुण मिलते हैं। या दोस्ती किन में होती है? जिनमें आपस में गुण मिलते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ी है कि किसी की नाव इधर जा रही है किसी की इधर जा रही है तो उनमें मिलने की संभावना नहीं होती, ठीक है। जिनके विचार मिलते हैं उनमें क्या होती है? आपकी दोस्ती। तो सर यहाँ पे दोनों के विचार सेम होंगे तो दोनों से क्या बनेगा सर? अगर दोनों की बात का मोल क्या बनेगा सर? इसमें आपका ए बी बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि सर इसमें क्या होगा? ए सी क्या बनेगा? दोनों से ए सी बनेगा, ठीक है। परंतु अब यहाँ पे ये दोनों के बीच में सर ये जो आपका ए और बी इसके साथ यानी जो आपका ए बी के भी साथ है और ए सी के भी साथ, यानी सर ए और बी के गुण आपस में मिलते हैं और ए व सी के गुण आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक फिजिक्स के नियमानुसार सर यहाँ पे इन दोनों के गुण भी आपस में मिलेंगे। इन दोनों के गुण भी आपस में मिलेंगे। क्या बनेगा? यहाँ पे बी सी बनेगा। क्या बनेगा? बी सी बनेगा। और ये आपका क्या है? इसमें तुल्य अनुपात का नियम है। इसको और भी डिटेल समझ लेंगे, ठीक है। क्या हुआ कि सर ये दोनों का यहाँ पे गुण मिलेंगे तो क्या बनेगा? ए बी बनेगा। इन दोनों का गुण मिलेगा तो क्या बनेगा? इसमें ए सी बनेगा। जब ये दोनों के गुण यहाँ पे इसका गुण इसके समान है इसका गुण इसके, तो यहाँ पे ये तो आवश्यक है कि सर ये दोनों के गुण भी क्या होंगे? समान होंगे। अब समान कैसे हो सकते हैं? या तो सर गुणा के रूप में हो सकते हैं या बराबर भी हो सकते हैं। यानी अगर अनुपात की बात करते हैं या तो सर 1:1 हो सकता है या 1 कितना 2 हो सकता है या 1 कितना 3 हो सकता है। ऐसे हो सकता है सिस्टम। अब देखो यहाँ पर एक यदि इसी को ऐसे बनाएं, ऐसे मान लो कि यहाँ पे लिखो आप, यहाँ पे लिखा आपने ऑक्सीजन लिखा और यहाँ पे लिखा आपने सल्फर लिखा और यहाँ पे क्या लिखा आपने? सल्फर के ऐसे मान लो कि यहाँ पे कार्बन लिखा। सर यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के गुण मिलते हैं तो दोनों के गुण मिलेंगे तो यहाँ पे इसमें क्या बनेगा? एक पदार्थ बनेगा। अब पदार्थ बनेगा, देखो मिलने का तरीका तो सभी का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा सर? क्या आएगा इसमें? SO2 बनेगा। क्या बनेगा इसमें? SO2 बनेगा। अगर कोई कमजोर है तो उसको ज़्यादा आना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ ज़्यादा उसको कम आना पड़ेगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या बनेगा सर? यदि यहाँ पर क्या बन जाएगा? इसमें आपका दोनों से CO2 बनेगी। और भाई इन दोनों से क्या बन जाएगी? आपकी CO2 बनेगी। इन दोनों से क्या बनेगी सर? आपकी इसमें SO2 बनेगी। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। तो अब सर हमें देखना है कि इस वाली बात को क्या सर इन दोनों से बन सकता है? हाँ, इन दोनों से बनेगा। सर क्या बनेगा इसमें? कार्बन और आपकी ये सल्फाइड बनेगी। क्या बनेगी? कार्बन डाई आपकी सल्फाइड बनेगी। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। नियम क्या था कि सर यदि इन दोनों के गुण, कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के गुण यहाँ पे इसके समान, इसका गुण इसका गुण इसके समान है, इसका गुण इसके समान है, तो ये दोनों आपस में इसके गुण भी क्या होंगे? समान होंगे। इन दोनों आपस में रिएक्शन कर सकती हैं। रिएक्शन किनके मध्य होती है? जिनमें कुछ गुण मिलते हैं, जिनमें कुछ गुण मिलते हैं। ऐसे थोड़ी कि पत्थर और आप लोहे के मध्य रिएक्शन करवाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होगी वैसे, ठीक है। तो अब सर यहाँ पे आपने क्या किया कि जब कार्बन डाई सल्फाइड बनाई, यहाँ पे आपने सल्फर डाइऑक्साइड बनाई, यहाँ पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, तो इनका भार चेक कर लेते हैं। तो सर इसका यहाँ पे भार कितना है? एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का कितना होगा रे? 2 का सर आपका 32 होगा। सर सल्फर का कितना होता है? 32। कितना होता है? 32 होता है। सर कार्बन का कितना होता है? कार्बन का 12 होता है। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। तो
तो अब यदि मैं यहाँ पे इनका अनुपात निकालता हूँ, कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना आएगा, 12 अनुपात कितना आएगा रे 32, कितना आएगा 12 अनुपात 32 आएगा। और यदि मैं सर SO2 का अनुपात निकालता हूँ कितना आएगा सर, यहाँ पे सल्फर का 16 है तो बोले कितना 32, और यहाँ पे कितना आएगा 32 आएगा। तो हमें देखना है कि सर यहाँ पे क्या बन रहा है, एक इसका देख लिया और एक इसका नहीं देखा क्या हमने, एक SO2 का देख लिया, SO2 का ये आ गया, हाँ। एक देखना है यहाँ पे किसका, इसका CH2 का देखना है, तो CH2 का जो भी आएगा कितना आएगा रे, CH2 का आ जाएगा इसमें 12 और कितना आएगा इसमें 32, कितना आ रहा है 12 और कितना आ रहा है इसमें 32 आ रहा है। कुछ समझ रहे हो क्या सिस्टम चल रहा है? इस सिस्टम में चल रहा है कि सर यहाँ पे देखिए 12 अनुपात 32 है, यहाँ पे कितना है 32 अनुपात 32 है, और यहाँ पे कितना है 12 अनुपात आपका इसमें 32, कितना चल रहा है 32 चल रहा है। तो जब पहले वाले की बात करें, इन दोनों की यदि हम बात करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं, कितना आया था SO2 में 32 अनुपात कितना आया था इसमें 32 आया था, ठीक है। और इन दोनों में कितना आया था, CO2 में कितना आया था, CO2 में आया था सर आपका 12 अनुपात कितना आया था इसमें 32 आया था। और SO2 में कितना आ रहा है रे, SO2 में ये आ रहा है। अब देखो ध्यान से, यदि हमें इस सेम से तो मतलब नहीं है, इस वाले से तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर ये तो सेम सेम है। हमें इन दोनों को मिलाना है, कार्बन और सल्फर को मिलाना है, और किस अनुपात में जोड़ेंगे सर, यहाँ पे जोड़ेंगे या तो 12 अनुपात किस में, 12 अनुपात किस रूप में 32 रूप में जोड़ेंगे, इसमें 12 अनुपात 32 के रूप में ये जोड़ेंगे। इसमें कुछ समझ में आ रही है, इसमें किस में जोड़ेंगे 12 अनुपात 32 के रूप में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे कितना बनेगा इसमें, तो सर 12 का मतलब ये तो कार्बन, और ये सर आपका एस क्या बन जाएगा इसमें एस, सर एस का तो बनेगा नहीं। तो मैंने बोला कि सर या तो हो सकता है इसका दुगना भी हो सकता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 64, कितना आएगा 64 आएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर S2, तो क्या हो जाएगा इसमें कार्बन, और आपका ये S2 बनेगा। आया कुछ समझ में? अरे कोई दिक्कत यहाँ किसी को इसमें? और उदाहरण से और देखते हैं, एक उदाहरण और देखो, इसमें मेरे को लग रहा है आपको कुछ तकलीफ है, ठीक है, और देखना है, फिर बनाएंगे इसकी हम परिभाषा बनाएंगे। एक उदाहरण और लेते हैं, एक उदाहरण और मान लो आप, जैसे आपका H2 का मानते हैं, इसमें कौन सा, हाँ यहाँ पे मान लो आपकी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये कौन सा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और ऐसे मान लो कि यहाँ पे आपकी इसमें क्या है ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे मान लो H2S, यहाँ पे मान लो आप सल्फर है, क्या है सल्फर है। तो सर इन दोनों के गुण मिलेंगे तो क्या बनेगा इसमें आपका H2 बनेगा, इन दोनों के गुण तो क्या बनेगा सर इसमें आपका H2S बनेगा। अब सर हमें पता है कि इन दोनों से क्या बन सकता है, और आपका इसमें S बनेगा, क्या बनेगा OS बनेगा, क्या बन सकती है SO2 बनेगी, क्या बनेगी SO2 बनेगी। तो SO2 में इस द्रव्यमान का अनुपात क्या रहेगा, तो अनुपात देखो सर यहाँ पे कितना है 2 अनुपात कितना है इसमें, अगर 2 निकालते इसका कितना आएगा इसमें 16 है, और यहाँ पे इसका कितना है 32, कितना आएगा 32 आएगा। या तो सर हो सकता है कितना 16 अनुपात कितना 32 हो सकता है, ठीक है। और यदि हम एक को स्थायी मानते हैं, क्या करते हैं एक को यदि हम स्थायी मानते हैं, तो मान लीजिए सर आप इस S को स्थायी मान लो, तो हमने इसका कितना कर दिया 32, इसका सर 16 होना चाहिए, तो फिर ये कितना होना चाहिए 32, ये कितना 48, ये कितना 64, तो कितना होगा यहाँ पे, तो इसमें 32, तो कितना आएगा 32 अनुपात कितना होगा इसमें 32 होगा। आया कुछ समझ में? अब बनाते इसकी परिभाषा बनाते हैं। इसमें देखो परिभाषा कैसे बनेगी, एक तत्व का निश्चित भार, ध्यान से देखना, एक तत्व का निश्चित भार, एक तत्व, पहली बात तो कितने इसमें 3 तत्व होंगे, ठीक है। एक तत्व का निश्चित भार 2 तत्व के भिन्न भिन्न भार से क्या करता है, 2 तत्वों के भिन्न भिन्न भार से क्या करता है संयोग करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों तत्व जब आपस में संयोग करते हैं तो अनुपात कैसा होता है, इसमें आपका सरल अनुपात प्राप्त होता है। फिर देखिए, एक तत्व का निश्चित भार 2 तत्व की भिन्न भिन्न भार से क्या करता है संयोग करता है। इसी भार के आधार पर क्या करते हैं दोनों अलग अलग तत्व संयोग करते हैं,
और इनका अनुपात कैसा होगा, इसमें सरल अनुपात होगा, या आपका इसमें गुणित हो सकता है, या इसमें उपगुणित हो सकता है। इसे कहते हैं आपका इसमें गुणित या व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं, या तुल्य अनुपात का नियम भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत जो बाकी की जानकारी है वो आगे वाली कक्षा में आपको फिर बताएंगे। क्लास शायद और भी ज़्यादा लंबी हो रही है, एक उदाहरण के साथ भी इसको और देखेंगे। ठीक है।